हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आज इसकी बात करने वाला हूँ। तो मैं ये जो वीडियो होगा पूरी तरह बीएससी के ऊपर है। तो इसके पहले मैं केवल 12th के वीडियो डालता था, मैं वो डालूंगा भी, लेकिन मैं बीएससी के ऊपर केवल एक ही वीडियो डालूंगा, जो कि क्योंकि ये हमारे कुछ दोस्त राम जी और आयुष की कुछ ख्वाहिश थी कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ फिलहाल केवल और केवल आयुष और राम जी के लिए ही। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने दोस्तों आयुष और राम जी और जितने दोस्त होंगे मेरे क्लास के, तो उन लोगों के मैं डाउट पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। तो मैं इसकी बात करने वाला हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, पहले उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होता क्या है, ये हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे लिनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले रॉन्स्कियन की बात करने वाले हैं। और उसके बाद उसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो कुछ नॉर्मल फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म पे कुछ सवाल है। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन सब चीजों की बात करने के बाद चैप्टर का ओवरव्यू मतलब चैप्टर का समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक चलने वाला है। तो मैं करते हैं हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, कोई भी आपको इस तरह का फॉर्म दिया रहेगा d2y अपन dx स्क्वायर px dy by dx qx by इक्वल टू rx। अच्छा, जो px और qx होगा ये आपका जरूरी नहीं, ये आपका हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो ये आप कोई वेरिएबल हो सकता है इन द x के फॉर्म में, ठीक, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये बराबर कुछ दिया हुआ है, कुछ x का फंक्शन दिया है, तो बोलेंगे नॉन होमोजेनियस है। अगर ये आपका rx 0 है तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। इतना बात आपको पता होगा पहले से ही। तो इसके अंदर बात बढ़ाते हैं आगे। तो क्या है कि इफ y1x और y2x, और इसके क्या है दो सोल्यूशन है। अगर y1x और y2x के दो सोल्यूशन है किसी एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, दिख रहा होगा कि आपका ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक, क्योंकि rx आपका 0 है। तो इसमें क्या है कि y1x y2x हमने मान लिया कि इसके दो सोल्यूशन है इसके। तो इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे वो आपका कुछ इस प्रकार होगा, y इक्वल टू c1 y1x प्लस c2 y2x, ये आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। तो इसी चीज को आप CF भी तो बोलते हो, इसी चीज को आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी तो बोलते हो, आप पढ़ के आ चुके हो। तो एक वाला ये थ्योरम हो गया कि अगर आपके पास इस फॉर्मूले में अगर दिया रहेगा तो जो y1 होगा x, जो y2x होगा वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर y1x में रखते हो ना तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाएगा। मींस क्या कि जो y1x और y2x क्या है, इसका एक सलूशन है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक, तो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। तो अगर हमारे पास हमने जान लिया कि जो y1x और जो y2x है इसके दो सोल्यूशन होंगे हमारे पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका। अगर y1x और y2x की वैल्यू, अगर इसका जो रेशियो है अगर कोई कांस्टेंट आता है, इट मींस दैट वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे उसके, ऐसा कहते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन और लीनियरली इनडिपेंडेंट सॉल्यूशन कब कहेंगे हमने बताया। तो अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट, इसका जो रेशियो कांस्टेंट है, तो बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर y1x अपन y2x की वैल्यू नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ रही है तो बोलेंगे क्या, लीनियरली इनडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ये चीजें हो गई। अब लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इनडिपेंडेंट को हम किसी एक फॉर्म में निकालते हैं। जैसे एक नाम है रॉन्स्कियन, क्या नाम है, रॉन्स्कियन, जिसको हम दिखाते हैं W से, रॉन्स्कियन। इसमें क्या होता है कि हमने जो है निकालते क्या है, y1 y2 से क्या है, दोनों सॉल्यूशंस है, ठीक। और हमने क्या किया, y1 y2 को निकालने का तरीका ये होता है, पहले y1 रखा फिर y1 का डैश कर दिया, मींस डेरिवेटिव कर दिया। हमने y2 रखा फिर y2 का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक। अगर ये वैल्यू आपका 0 के बराबर है, अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू जो ये मैट्रिक्स है, अगर इस रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 के बराबर है, इट मींस क्या, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्लियर बात। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बोले क्या, लीनियरली इनडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर आ गई होगी कि रॉन्स्कियन क्या है, कि कुछ नहीं है, बस एक मैट्रिक्स होता है y1 अपन y1 y1 डैश y2 y2 डैश।
अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो मतलब क्या कि लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं y1 और y2 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हम थोड़ा सा एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर ताकि आपको और क्लियर हो सके। ये हमारा सवाल है इसके ऊपर कि आपको शो करनी है कि e पे पावर x एंड e पे पावर माइनस x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशंस है। अगर ये इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो हमने बताया क्या कि जो इसका रॉन्स्कियन की वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इसके। एक तरीका और था कि y1x अपान में y2 इनका रेशियो नॉट इक्वल टू किसी कांस्टेंट के होगा तो क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम दोनों केस से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे क्या है। तो पहले हम ये तो चेक कर ले कि क्या ये e पे पावर है तो e पे पावर माइनस है, क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तब हम उसकी आगे बात करेंगे। करते हैं, हमने y1 मान लिया e पे पावर x और जो y2 मान लिया e पे पावर माइनस का x। हमने क्या किया, y1 को वो डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया, इसको 2 बार कर दिया, डबल डैश कर दिया, e पावर x वही आ जाएगा। वही काम इधर हमने किया, y2 डैश तो e पे पावर ये हो गया, हमने y2 डबल डैश किया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये चीज हमारे पास आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा, मैंने बताया कि y1 अपन y2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू और कांस्टेंट है तो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट का एग्जांपल है, बता दिया हमने। ठीक, तो एक मिनट पहले इसके पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0, पहले मैंने चेक किया ये वाली वैल्यू y1 रख रहा हूं तो यहां हो जाएगा y1 डबल डैश माइनस का y1 बराबर 0। तो y1 डबल डैश कितना आपके पास है, e पे पावर x है, y1 कितना e पे पावर x है, मतलब ये 0 आ जा रही है, मतलब जो है हमारा ये वाली वैल्यू तो इसको सैटिस्फाई कर रही है। अब इधर आते हैं, हमने क्या किया, y2 डबल डैश माइनस का y2 चेक करते क्या 0 आ रही है, y2 डबल डैश कितनी है, e पे पावर माइनस का x, y2 कितनी है, e पे पावर माइनस का x, कट के 0 आ गई। मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन जो हैं ये तो फिक्स हो गया। अब हम चेक करने क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है वो चेक करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमको y1 अपन y2 की वैल्यू क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए। चेक करते हैं क्या आ रही है ऐसी। तो y1 हमारे पास है e पे पावर x है, y2 हमारे पास e पे पावर माइनस x है, ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, e पे पावर 2x बन गया। ये कोई कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी काम को हम थोड़ा रॉन्स्कियन से करके देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं। रॉन्स्कियन में क्या आता है, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये आ गया तो बात समाप्त। चलिए देखते हैं रॉन्स्कियन की वैल्यू, ऊपर करते हैं रॉन्स्कियन की वैल्यू। ये क्या था, y1 y2, ठीक, मैट्रिक्स करते थे y1 y1 डैश y2 y2 डैश, ये करते थे। हमारे पास y1 कितना है, e पे पावर x है, यहाँ e पे पावर माइनस का x है, ये हमारे पास है e पे पावर x, ये हमारा क्या है e पे पावर माइनस का x। इनको क्या किया हमने, मैट्रिक्स निकाल लिया, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस e पे पावर माइनस x इंटू e पे पावर x, ठीक, माइनस का e पे पावर x इंटू e पे पावर माइनस का x, ठीक। सॉल्व कर लिया इनको हमने। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगी, x और माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 तो आपको माइनस का 2 आ जाएगा। तो कहाँ इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने रॉन्स्कियन से भी देख लिया और इस रेशियो से भी देख लिया कि दोनों क्या है, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ऐसे आपके पास और भी सवाल होंगे, कई बोलेगा वेरीफाई करने के लिए, तो जब भी आपको वेरीफाई करना होगा तो इस तरह से कर सकते हैं। आप क्या करना, y1 की वैल्यू इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दीजिएगा, वो वेरीफाई कर देगा। तो इस तरह से वेरिफिकेशन वाले आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो पूरा पूरा वेरिफिकेशन पे ही बेस्ड है, तो वेरिफिकेशन आप कर लोगे आसानी से। तो मैं उस पर टाइम नहीं खर्च करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ क्या चीज है। इसके ऊपर एक और सवाल देखते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। देखते हैं क्या है, हमें शो करनी है कि y इक्वल टू c1 e पे पावर 2x c2x e पे पावर 2x इस जनरल सॉल्यूशन इसका है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं।
सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। तो हमारे पास y1 हमने बताया कि y इक्वल टू c1y1x प्लस c2y2x, तो उसको वहां से कंपेयर करिए तो c1 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी e पे पावर 2x हो जाएगी। हमने वहां से क्या बताया कि y2 वैल्यू क्या हो जाएगी x e पे पावर 2x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगर इन दोनों को वैल्यूज में रख दे, अगर सेटिस्फाई कर जाए हमारा काम हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे y डबल डैश भी चाहिए, y डैश भी चाहिए, y चेक करना पड़ेगा ना, तो रखना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, पहले y1 डैश कर लिया तो 2e पे पावर 2x हो गया। हमने y2 डबल डैश कर लिया, y1 डबल डैश कर लिया तो हो जाएगा 4e पे पावर 2x, ये हमारे पास हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से y2 डैश निकाला तो हो गया क्या हमारा 2x e पे पावर 2x प्लस और e पे पावर 2x हो गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, y2 डबल डैश निकाल दिया तो वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 2x e पे पावर 2x प्लस का e पे पावर 2x प्लस 2e पे पावर 2x, ये हो गया हमारे पास y2 डबल डैश। थोड़ा सॉल्व कर दिया तो 4x e पे पावर 2x प्लस 2 इधर हो जाएगा 4 e पे पावर 2x। हमारे पास y1 y2 दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, डैश डैश जो भी चीजें निकाल चुके हैं। अब इसमें वेरीफाई करेंगे तो पहले हम इसके लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास y1 डबल डैश माइनस 4y1 डैश प्लस का 4y1 इक्वल टू 0 चेक करना है, देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं कि क्या आ रहे वाला है। तो y1 डबल डैश हमारे पास है 4e पे पावर 2x माइनस 4, और जो y1 डैश हमारे पास है क्या है इंटू 2e पे पावर 2x प्लस 4 इंटू y1 कितना हमारे पास है 4e पे पावर 2x, ठीक। y1 हमारे पास कितना है e पे पावर 2x हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा 8, ये 7 8, या पूरा कट पिट जाएगा 0 बन जाएगा। मतलब ये जो चीज है y1 इक्वल टू e पे पावर 2x, इसको वेरीफाई कर गया कि ये क्या इसका सोल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं ये वाली वैल्यू, क्या ये y2 इसकी इक्वेशन है कि नहीं है, इसकी जनरल क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, जहां पे y2 था वहां y2 डबल डैश, चलिए करते हैं। तो y2 डबल डैश माइनस 4 y2 डैश प्लस का 4 y2 इतना है 4x e पे पावर 2x प्लस 4e पे पावर 2x माइनस 4, और y2 डैश कितना हमारे पास है ये रहा, तो हो जाएगा 2x e पे पावर 2x प्लस का e पे पावर 2x प्लस 4, y2 कितनी है ये रहा 4x e पे पावर 2x, कितनी हुई। अब 4x e पे पावर 2x और एक मिनट इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगी 4x e पे पावर 2x प्लस 4e पे पावर 2x, ये 4 गुना 8 e पे पावर 2x माइनस का 4e पे पावर 2x और प्लस का 4x e पे पावर 2x, ये हो गया हमारे पास। 4 इधर 8 हो गए, इधर 8 भी है, ये अभी कैंसिल आउट, 4 इधर है 4 इधर है, ये भी कैंसिल आउट। मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि y1 और y2 इससे क्या है इंडिपेंडेंट, इससे क्या है सोल्यूशन है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही है, तो इससे क्या सोल्यूशन है हमने प्रूव कर दिया। तो करिए क्या यहाँ पे y1 और y2 पर निकालिए, फिर उसको यहाँ पे रखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। एक करने का कुछ और भी तरीके हैं, वो तो ये हो गया कि हम y1 y2 वैल्यू के निकाल दो, चेक कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि आप सिंपली क्या करिए कि इसको आप इसका CF निकाल दो, क्या करें इसका CF निकाल दो, CF निकाल दो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि A निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 बराबर 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा बराबर 0, तो m फिर हम क्या मिलेगी 2 और 2 मिल जाएगी। तो आपके पास CF क्या आती है कि c1 e पे पावर 2x प्लस c2 x e पे पावर 2x, क्या ये वही चीज नहीं है, ठीक। तो आप इसको यहां से भी इसका CF निकाल दो तो आपका काम हो जाएगा, या तो आप एक और तरीका है कि जो लिखा है y जो ये चीज दिया हुआ है, क्या इसको आप सॉल्व कर दो, दो बार को डिफरेंशिएट करो, अब काम हो जाएगा। क्या कर देंगे y अपान में e पावर 2 से कॉमन लिया, बचा c1 प्लस e पे पावर c2x, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका काम ये हो जाएगा। अगर ये आ गया मतलब वेरीफाई हो गया क्या इसका जनरल सॉल्यूशन ही है। तो इसके 1 2 नहीं 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम बढ़े आगे, देखते हैं आगे कुछ और टॉपिक है वो देखते हैं कि कैसे बताते हैं आगे। अभी जो हमने वो चीज बताया रोल्सकियन और लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट
वेरिफिकेशन वाला केस, वो उस पे केवल फर्स्ट एक्सरसाइज पर खत्म हो जाएगा। अब हम बात अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं y1x और y2x, ठीक। और हमारे पास क्या है, y1x पता लेकिन हमको y2x नहीं पता है। बात समझिएगा, आपके पास क्या है, y1x पता लेकिन y2x को नहीं पता है। तो आप कैसे इसका y2x निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन दिया रहेगा, लेट y1 बी द गिवन सोल्यूशन। ये क्या आपका क्या है, ये सोल्यूशन गिवन है, ठीक। अगर आपको y1 दिया गया है तो y1 से आप कैसे y2 निकालोगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो कैसे होगा वो देखिए। तो y2 इक्वल टू क्या करिए, v y1, ये y1 दिया रहेगा, आपको y2 निकालना रहेगा, ठीक। y2 क्या होता है, v टाइम्स ऑफ y1। अब मेन दिक्कत है कि हम v कैसे निकालेंगे। तो v का होता है फार्मूला, ये लगा लीजिएगा, आपको याद करनी पड़ेगी। इंटीग्रल ऑफ वन अपान में y1 का स्क्वायर, क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपन y1 का स्क्वायर इनटू e पे पावर px dx, ठीक। तो y2 जो होगा आपका v टाइम्स ऑफ y1 है। अब v कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो जो आपका v होता है वो इंटीग्रल ऑफ 1 अपान में y1 स्क्वायर इंटू ई पे पावर माइनस px dx होता है आपके पास। इससे आपका v निकल जाएगा। जब v निकल जाएगा तो आपका सोल्यूशन क्या है, यही तो है आपका सोल्यूशन, y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। y1 पता ही है, y2 निकल भी गया, आपका काम हो गया। तो इस तरह से हम किसी का सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आपको एक पता है एक नहीं पता तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सवाल देखते हैं कैसे होगा, ताकि आपका डाउट और जाए क्लियर, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं वो क्या है। वेरीफाई दैट y1 इक्वल टू x स्क्वायर इज वन सोल्यूशन ऑफ इसका, मीन्स कि क्या इसका सोल्यूशन है, आपको ये वेरीफाई करना है। अच्छा, और साथ में आपको इसका जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। तो देखते हैं वो निकलेगा कैसे, हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक। एक तो तरीका ये है कि इसको सीधे क्या करिए, वो चेंज ऑफ या डिपेंडेंट वेरिएबल वाले फॉर्म से इसको कर सकते हो, लेकिन हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करके उसका अनदर सोल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी, सॉल्व करते हैं, ठीक। y1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास y1 है एक्स स्क्वायर, पर इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो y1 डैश हो जाएगा 2x और जो y1 डबल डैश होगा आपका 2 हो जाएगा, रखिए वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर y1 का डबल डैश कितना है, 2 है, प्लस है, हाँ प्लस x इंटू वाई डैश, ये रहा 2x माइनस 4 इंटू वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर, ये होगा 4x स्क्वायर, सब के सब जीरो, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले सोल्यूशन की कैसे निकलेगी। हमने माना y2 तो हो जाएगा v y1, ठीक। तो जो आपका v था वो क्या था, 1 अपान में y1 स्क्वायर इंटू ई पे पावर माइनस px dx, यही था, हाँ यही था। तो जो v था कुछ इस प्रकार निकलता है कि y1 आपका है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x पे पावर 4 इंटू ई पे पावर px कितना आपके पास है, पर उसकी पहचान करते हैं। तो जब भी आपका ये फॉर्म है ना, इसको आप क्या बनाइए, इसको यहाँ पे x रहने ना दीजिए, यहाँ पे इस y जो डबल डैश होगा पूरा सिंगल होना चाहिए, इस पे साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो मिला क्या, y डबल डैश प्लस वाई डैश बाई एक्स माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 0। जी आपका px क्या हो गया, यहाँ से 1 अपान एक्स, जो आपका qs हो गया वो आपका माइनस का 4 अपान में एक्स स्क्वायर, काम आएंगे आगे। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 अपान एक्स डी एक्स,
ई पे पावर माइनस का 1/x, इनका क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, निगेटिव ऑफ log x, निगेटिव जाएगा अंदर, log 1/x। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 1/x⁴ इंटू ई पे पावर log 1/x हो गई। यहाँ पे e है, यहाँ पे e, दोनों काट देगा, बचेगा क्या 1/x। ठीक, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 1/x⁴ इंटू ये हो जाएगी 1/x dx। आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1/x⁵। आगे सॉल्व करते हैं 1/x⁵, इनका इंटीग्रल निकाल देते हो फटाफट से, और x⁻⁵, तो यहाँ हो जाएगा x⁴ और नीचे भी -4, तो 1/−4 x⁴। ये आपको क्या v आ गई। जब क्या v आ गई तो जिसका जनरल सोल्यूशन होगा c1/1 प्लस c2/2। c1 और y1 कितना था हमारे पास, x² था, रख दो यहाँ पे। y2 कितना था, v/1, v इतना है, माइनस का 1/4 x⁴ इंटू, और जो v/1 ना, तो y1 हमारा x² था, यहाँ रख दिया हमने, काट दिया इसको। तो c1 x² प्लस माइनस c2, और यहाँ पे क्या x², यहाँ पे जाएगा y4 x²। अब c2 माइनस का c2/4, एक कांस्टेंट ही तो है, इसको पूरा c2 बोल दो, क्या दिक्कत है। तो c1 x² माइनस c2/4 को मैं c2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स नहीं होगा, थोड़ी ना क्या है। तो प्लस का c2 और यहाँ पे x⁻², ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया। तो हमने बता दिया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर कोई हमें गिवन सोल्यूशन एक पता है, दूसरा नहीं पता है, तो हम पहले की हेल्प से दूसरा निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह बता दिए कि v = y2 का v/1 रखेंगे, आपके v की वैल्यू कुछ इस प्रकार होती है, रख के आराम से निकाल लेंगे। याद रहे, आपको इसको यहाँ पे इस टर्म को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका मैंने होता है कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे लिखा नहीं था किस मेथड से करना है, लेकिन हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे तो हमने इसमें लगाया था यहाँ पे, लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उसमें क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। कि हमने पढ़ा कि y अगर एक सोल्यूशन दिया है तो हम दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। अगर दोनों ना दिया हो तो क्या करेंगे। जब दोनों सोल्यूशन आपके पास नहीं दिया रहता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ रिलेशंस हैं, उसको देखते हैं। कि अगर आपका 1 + p + q की वैल्यू 0 है तो आपका y1 हो जाएगा e⁻x। चेक करना पड़ेगा आपको, ये चीज चेक करना पड़ेगा कि अगर 1 + p + q आपके पास की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी y1। जब आपको y1 चलेगी पता तो आप y2 और आसानी से निकाल सकते हो, जो कि हम पिछले बात कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में ही। अगर 1 - p + q की वैल्यू 0 है तो आपकी y1 हो जाएगी, तो आपकी जो y1 हो जाएगी e⁻⁻x। अगर आपकी वैल्यू p + x टाइम ऑफ q = 0 है तो आपका y1 x होगा, और उसी प्रकार जब 2 + px + qx² = 0 है तो आपका y1 x² होगा। तो इस तरह से हम अपना कोई एक सोल्यूशन हम पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम सेकंड सोल्यूशन y1 की हेल्प से लगा सकते हैं। तो अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। जब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो टॉपिक आता है होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस केस में क्या है कि होमोजेनियस मतलब क्या है कि Rx आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये चीज क्लियर आपके पास। और क्या है कि आपका जो ये चीज है y" प्लस py, मान लेते हैं हमने py' प्लस q बराबर 0। ठीक, अगर ये दिया है तो इस तरह की हम चीजों को कैसे करते हैं। तो इनका जो जनरल एक सोल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि इनके रूट्स के ऊपर। तो हमने पढ़ा भी होगा अपने 4th चैप्टर में, उसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसका निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या होता है m² प्लस में pm प्लस का q बराबर 0। फिर हम m की निकालते हैं वैल्यू, क्या होता है माइनस का p प्लस माइनस क्या हो जाएगा p² माइनस का 4q/2 a2। इस तरह से हम चीजें कर देते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि p² - 4q के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर इनकी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो इनके 2 रियल होंगे और 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे।
हमने एक को मान लिया m1, हमने एक को मान लिया m2। तो जो इनका सोल्यूशन होगा जिसको हम CF बोलते हैं, हो जाएगा C1 e पे पावर m1x प्लस C2 e पे पावर m2x। उसी प्रकार अगर इनकी वैल्यू p स्क्वायर माइनस 4q की वैल्यू 0 के बराबर है तो इनके जो जो CF या सोल्यूशन होता है हो जाएगा C1, हमने दोनों को माना m माना है, ठीक है, mx हो जाएगा प्लस C2, यहाँ पे एक x आता है और e पे पावर mx आ जाता है। ये हो गई चीजें। और जब आती है मान लीजिए कॉम्प्लेक्स वाली चीजें आती हैं, अगर इसकी जो रूट्स हैं पी स्क्वायर माइनस 4q की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इनके जो रूट्स होते हैं 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ठीक। तो उस केस में इनका जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मान लिया इसका जो m1 की वैल्यू, इसकी जो रूट्स है m की वैल्यू वो है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये मैंने मान लिया। तो जो इनका जो CF आता है, जो इनका y आता है वो होता है e पे पावर जो अल्फा है, अल्फा x लगा देंगे, ठीक, इधर की वैल्यू, ठीक है, ये वाली पॉजिटिव वाली। और यहाँ पे C1 लगाते हैं और यहाँ पे cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि आप सब पढ़ भी चुके होंगे, तो कोई डाउट इसमें नहीं है। तो मैं चीज देख लिया कि कब इसकी वैल्यू रियल, कब एक बराबर है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर इमेजिनरी है तो क्या होगा, इस तरह से हमने चीजों को देखा। अब हम बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। अब हम इस पे एक या दो सवाल देखेंगे ताकि अब और जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे उनका हो जाए क्लियर। जो पढ़े तो स्किप कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। कैसे होगा, तो पहला काम होता है इसको हम चेंज कर दें m की फॉर्म में, तो हो जाएगा ये m स्क्वायर, हो जाएगा आपका 8 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या करिए, 8 को उधर भी माइनस का 8 हो जाएगा, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसको चेंज करिए तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2√2 क्या माइनस और यहाँ पे i, इस प्रकार आ जाएगी। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट में माइनस का 8 प्लस माइनस यहाँ पे 0 लग जाएगा, और जो वो रूट में जो माइनस का 8 है वो आपका 2√2i बन जाएगा, 2√2i यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। तो अब इनका जो वो होगा, जो सोल्यूशन होगा y इक्वल टू वो हो जाएगा क्या, e पे पावर 0x क्योंकि अल्फा आपका 0 है, इनटू C1 cos जो बीटा 2√2 है 2√2x प्लस C2 साइन 2√2x, ये आपका तो 1 रहेगा, तो cos 2√2x प्लस C2 साइन 2√2x। इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा इमेजिनरी वाले केस में। इनका देखते हैं क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 बराबर 0, और आपको दिख भी रहा होगा ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 दोनों क्या इक्वल है, तो स्क्वायर केस में क्या होता है, y की वैल्यू C1 e पे पावर माइनस x, C2x e पे पावर माइनस का x, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमको सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, नॉर्मल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके इस चैप्टर में ये भी दिया है कि कुछ सवाल हैं जो कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी एक आध सवाल हो जाए। जो नहीं पढ़े होंगे तो दोबारा पढ़ ही लेंगे, चीज़ को पढ़ लेंगे पहली बार। जो पढ़े होंगे स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे तो रिवाइज आएगा, क्या दिक्कत है। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैं एक सवाल देखता हूँ कैसे होगा, उसके साथ मैं आपको समझा दूंगा, जरा डीप में जाऊंगा समझा भी दूंगा कैसे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, उसके पढ़ेंगे वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात, चैप्टर ओवर। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले ये हमें नीड क्यों पड़ी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देखिए जो सिंपल हम कर रहे CF और PI निकाल रहे थे वो सब तब काम कर रहा था जब आपका होमोजीनियस, जब आपका जो इक्वेशन था वो डिफरेंशियल जो इक्वेशन था आपके पास, उसमें जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे। यहाँ पे क्या है, किसी कोई वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अगर वो यहाँ पे वेरिएबल होते तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर ले जाते, लेकिन जब आपका वेरिएबल नहीं दिया रहता है तो उस केस में चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक।
अभी इस वेरिएबल वाला की फॉर्म पे ही हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कुछ और करते हैं, बताऊंगे भी। तो जब आपके पास इस वेरिएबल को हटाने के लिए हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, तो करते क्या है कि हम x की जगह पे लेट कर लेते हैं कि x की जगह पे e पे पावर u, तो log x क्या होता है हमारे पास u हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपका जो dy बाई dx होता है, dy बाई dx, x dy बाई dx, ये आपका du बाई dx के बराबर आता है। बात क्लियर है? इतना बात क्लियर होगा। और जो आपका dy बाई dx है, x dy बाई dx है, वो आपका dy बाई du के बराबर हो जाता है, मतलब x आपका रिप्लेस हो गया y u से। उसी प्रकार हम क्या इसको d नाम दे देते हैं, d क्या नाम है इसको, d देते हैं, d, ठीक। और जब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव की ये चीज, तो इसको हम लिखते हैं d इंटू डी माइनस वन लिखते हैं, ठीक। उसी प्रकार और आगे बढ़ोगे तो डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, तो आपका होता है d इंटू डी माइनस वन और d माइनस टू, इस तरह से बढ़ते जाता है। आप समझते होंगे चीजें क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसी चीज से करते हैं, हमने क्यों ये किया समझ में आ गया ना, कि इस वेरिएबल को हटाने के लिए हम इस चीज ये काम करते हैं, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक अपना काम नहीं कर पाओगे। तो जब इस फॉर्म में करते हैं ना, इसमें कोई बस में कोई कांस्टेंट ही रहता है, कोई इसमें वेरिएबल नहीं रहता है। तो चलिए करते हैं, इनकी जगह पे क्या रखिए d इंटू डी माइनस वन, ठीक, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा d, ठीक, d इंटू डी माइनस वन और यहाँ पे 2d हो गया, माइनस का 12 हो गया बराबर 0, ठीक। पूरा क्या था y थी। इसको तो सॉल्व कर लिया तो डी स्क्वायर माइनस का d हो गया प्लस का 2d माइनस का 12 बराबर 0, ठीक। थोड़ा इसको और सॉल्व किया तो डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर और एक काम करिए यहाँ पर डी काम ले लीजिए, डी माइनस वन और यहाँ पे कहिए नहीं ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर और ये प्लस का डी माइनस का 12 इंटू वाई बराबर 0। ये तो वही चीज बन गई जिसे सीएफ और पीएफ सीएफ आसानी से निकालते थे। तो इनका अब निकाले जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस का एम माइनस का 12 है, तो एम के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास 4m माइनस का 3m माइनस का 12, तो m प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे m प्लस का 4 बराबर 0, तो m के लिए हमारे पास माइनस का 4 और एक 3 आ गया हमारे पास, ठीक। तो जो आपके पास y होगी वो जाएगा c1 e पे पावर माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि हमने x को चेंज कर चुके हैं y u में, तो जाएगा f4u और c2 e पे पावर क्या 3u, हमने u क्या माना है log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू c1 e पे पावर माइनस का 4 log x प्लस c2 e पे पावर 3 log x। e चल रहा है, e से काट देगा तो क्या हमारे पास बचेगा c1, ऊपर उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा c1 x पावर माइनस का 4 और यहाँ क्या हो जाएगा c2 x पावर क्यूब। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अगर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर सवाल आते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं, बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, देखते हो क्या होगा। हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, देखते हैं वो क्या होती है। तो हम बहुत से ऐसे डिफरेंशियल सवाल मिलते हैं कि जिनको हम CF PF आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कांस्टेंट अगर कोई हमारा इनकी जो चीजें थी इनके आगे जो डेरिवेटिव इनके आगे कांस्टेंट था तो हम आसानी से निकाल सकते हैं CF PI। और अगर इनके आगे कोई जितना इसका डेरिवेटिव जितना इनका ऑर्डर उतने ही अगर यहाँ पे उतने ही डिग्री का है और इनके यहाँ कोई वेरिएबल है
तो उसको हम आसानी से कर सकते थे। जितना इनका ऑर्डर उनके आगे जो x का जो टर्म था उतने ही पावर का हो तो उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये दोनों केस ना हो तो हम कैसे करते हैं, वो चीज आती है नॉर्मल फॉर्म में बताती है इस चीज में। तो अब नॉर्मल फॉर्म की हम बात उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को करते हैं जिनमें हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला तरीका नहीं लगा पाते हैं। तो अब कैसे होता है वो देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम करते क्या है कि जहां पे u होता है उसको हम u भी मान लेते हैं, मान लीजिए पहला स्टेप आपका, ठीक। और जो कि u होती है वो होती है e पे पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रल px dx। ये दूसरी बात, हर एक बात ध्यान से नोट करिएगा कि आपका y इक्वल टू u भी है और u की वैल्यू e पे पावर माइनस 1/2 रूट में एंड इस इंटीग्रल ऑफ px dx हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो आपका फॉर्म होता है चेंज होकर कुछ इस प्रकार बन जाता है डी स्क्वायर क्या होता है d2 भी अपन dx स्क्वायर प्लस x टाइम ऑफ v इक्वल टू y। अब ये x क्या है y क्या है वो देखिए। x जो होगा आपका qx, ये रहा qx माइनस ये रहा px का स्क्वायर अपन 4 करिएगा, फिर माइनस का 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ px का क्या करिएगा d बाई डी एक्स कर दीजिएगा, ठीक। इतनी बात, इससे आपका x आ जाएगा, जो भी आएगा उसको यहाँ पे रख दीजिएगा। जो y होगा वो r आपका ये है r इंटू ये e पे पावर 1/2 px dx, ये निकालेगा। ध्यान रहे ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है ना। तो आप ये चीज निकालिएगा, ये भी निकाल के इसमें रख दीजिएगा। आप इतनी बातों को नोट करिए। तो हम आगे इस पे एक सवाल देखते हैं ताकि आपका डाउट और भी बेहतर से क्लियर हो जाए, ठीक है। d2y अपन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। 3e पे पावर x स्क्वायर sin 2x। अच्छा, क्या ये देखते हैं क्या इस पे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो लगा देते, लेकिन यहाँ पे है भी नहीं, आप ला भी नहीं पाओगे, आप यहाँ पे ला भी नहीं पाओगे, कर दोगे। तो इसी तरह क्वेश्चनों में हम लगाते हैं नॉर्मल फॉर्म, देखते हैं कैसे होगा। पहले आप इसको डिनोट करिए। हमारे पास जो p की वैल्यू है वो है माइनस का 4x, जो क्या q है वो है 4x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। और जो आपका u था p q r जो था आपके पास वो ये हो गया माइनस का 3e पे पावर x स्क्वायर sin 2x। हमने y को u भी मानते हैं, ठीक है। उसको बाद में थोड़ा यहाँ पे u काम पड़ता है, देखते हैं। u हमने क्या बताया था e पे पावर माइनस का 1/2 px dx। तो u निकाल लेते हैं, पहले क्या आएगा u e पे पावर माइनस का 1/2 और p कितना हमारे पास, p हमारे पास है 4x माइनस का 4x माइनस का 4x dx, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू e पे पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रल माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 इंटू में, ठीक। 2 2 4 या 4 कैंसिल आउट, सब माइनस भी कट जाएगा तो e पे पावर x स्क्वायर बचेगा। इसको आप नोट करिए क्योंकि ये आखिरी में काम आएगा, ठीक है। अब इसको हमें निकाल दिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कैसे कर दिया, ठीक है। तो हमने p q r और u निकाल दिया। अब बात आती है कि इसको पहले कन्वर्ट करें नॉर्मल फॉर्म में कैसे करें। तो उसका नॉर्मल फॉर्म यही तो चीज था डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम ऑफ v बराबर y, ठीक। x क्या था हमारे पास qx माइनस px का कितना टाइम्स स्क्वायर कर दो अपान 4 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ किसका px का। इस तरह करते थे। तो हम निकालते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं। qx हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस का 1 कर दिया हमने, माइनस px हमारे पास है ये माइनस का 4x, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर अपान में 4 माइनस का 1/2 डी बाई डी एक्स कर दो px का, तो माइनस का 4 मिलेगा आपको यहाँ पे। तो x हमारे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 1 काट दिया
माइनस का 4x² काट दिया, प्लस का 2 ये कट गया, प्लस 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक, x तो मेरे पास आ गया। अब आपने बात करते हैं y की। y क्या था हमारे पास, r e पे पावर 1/2 p dx था। ठीक, तो वो क्या r की वैल्यू क्या है -3 e पे पावर x² साइन ऑफ 2x। ठीक, और e पे पावर 1/2 p dx देखते हैं ये क्या आएगी। p हमारे पास कितनी है माइनस का 4x। ठीक, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलता क्या है, तो इसको सॉल्व कर दो, क्या ऊपर में जाएगा क्या 1/2 माइनस का 4x² बाई में 2। ठीक है, माइनस का 4x²/2, 2 to 4 ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास माइनस का 3 e पे पावर x² साइन ऑफ 2x इंटू e पे पावर क्या माइनस का x²। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, इतनी बात हो गई e पे पावर x²। ठीक, माइनस का x²। अब e पे पावर माइनस x², e पे पावर x² जुड़ जाएंगे और हमको y की वैल्यू क्या दे देंगे माइनस का 3 साइन 2x। x आ गई, y आ गई, u आ गई। अब इसमें रखने जा रहे हैं और सवाल को लगाने जा रहे हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और आप चीजों को नोट कर लीजिए। dx² और प्लस का v इक्वल टू कितना माइनस का 3 साइन 2x। ठीक, इनका निकालें क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि m² तो m² प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या देगा मेरे पास प्लस माइनस का 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का a उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे CF क्या हो जाएगा हमारे पास जो CF होगा वो होगा C1 cos x प्लस C2 sin x। CF हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ PI भी तो होगा क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस है ना। देखते हैं क्या होगा, तो PI के लिए क्या होगा कि माइनस का 3 साइन 2x कर दिया और यहाँ पे d² प्लस का 1 कर दिया। अब याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। चैप्टर और 4 में पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो बताते हैं। अगर ऊपर क्या है साइन 2x है, तो जहां पे d होता है वहां पे जो x के आगे जो वैल्यू रहती है उनका माइनस का स्क्वायर कर देते हैं प्लस का 1। ठीक, ये आपकी PI होती है, हो जाएगी माइनस का 3 साइन 2x, इधर क्या देगी -4 प्लस 1 माइनस का 3, 3 कट गई, आगे साइन 2x। तो जो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा y इक्वल टू, ये y इक्वल टू नहीं आएगा v की टर्म में ना ये, तो v इक्वल टू क्या CF प्लस PI। CF क्या है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस में sin 2x। ये आपकी v आ गई। हमें निकालना क्या y इक्वल टू u भी ना, तो हमारे पास जो u था उधर देखिए e पे पावर x², तो e पे पावर x² और v1 क्या है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस में sin 2x। तो इस तरह से हमने काफी खूबसूरती से ये वाला सवाल लगा दिया। तो इस तरह से आप कोई भी नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन कर सकते हो। करना कि आपको x y p q r u थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, मान रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस करें 1-2 सवाल लगा लें तो आपको आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से हमने नॉर्मल फॉर्म भी खत्म कर दिया। तो हम बढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या है, हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और ये जो आपका होना चाहिए नॉन होमोजेनियस, आपका ये होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए नॉन होमोजेनियस। ठीक, अगर ये आपका नॉन होमोजेनियस है तो उस केस में
हम इसका क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसका हम निकाल देते हैं सी एफ। मान लिया कि सी एफ है वो C1 Y1 C2 Y2 आ गया। इसका सी एफ निकाल, जिस तरीके से हम निकालते हैं उस तरह से निकाल दिया, सी एफ निकाल दिया हमने। जब सी एफ निकाल देते हैं देन रिप्लेस कर दीजिए, देन रिप्लेस C1 एंड C2 बाई V1 एंड V2। ये आपका V1 और V2 क्या हुआ, किसी ना किसी एक्स क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक, C1 और C2 को V1 और V2 से रिप्लेस करेंगे। V1 और V2 क्या है, एक कोई फंक्शन होगा x का। तो हम अब हमारे पास क्या आएगा, जो y इक्वल टू हो जाएगा V1 Y1 V2 Y2। ये क्या कराएगा, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं कि V1 कैसे और V2 कैसे निकालेंगे, उसकी बात करते हैं। तो V1 निकालने के लिए, ठीक, और V2 निकालने के लिए, ठीक, तो जो आपका V1 होगा माइनस का Y2, ठीक, N2 में RX, ये रहा, अपान में क्या करें, रोल्सकियन निकालिएगा की वैल्यू। और जो आपका V2 होगा Y1 और RX अपान में ये Y1 और Y2, ठीक, इस तरह से। तो V1 और V2 ये चीज आपको निकालना आता ही है, इसे हमने पहले ही बता दिया था। ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे फटाक से। अब V1 और V2 जब निकल जाएगी तो इसमें रख देंगे, तो आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके ऊपर ही हम एक सवाल करेंगे, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे यहाँ पे, ठीक। देखते हैं कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 10 to x। तो पहले तो उसका CF निकाल दीजिए। वो क्या है हमारे पास, CF के लिए ए ही बनाना पड़ेगा। वो हो जाएगा हमारे पास क्या, m स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0, और m स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस का 2i। और जो हमारे पास इसका जो CF होगा, जो CF होगा वो हो जाएगा C1 cos 2x C2 sin 2x। ये इसकी CF आ गई हमारे पास, ठीक। अब थोड़ा याद कर, दिमाग में रिमाइंड करिए कि हम यहाँ से y1 और y2 निकाल सकते हैं, क्योंकि रोल्सकियन भी काम पड़ेगा V1 और V2 में निकालने के लिए। तो C1 और C2 को हम रिप्लेस करेंगे। एक काम करते, पहले y1 यहाँ से नोट करते, कितना है cos 2x, y2 कितनी है sin 2x, ठीक ठीक। y1 डैश का भी काम पड़ेगा, तो 2 sin 2x, y2 डैश का भी काम पड़ेगा, इतना हो गया। फिर निकालते रोल्सकियन का काम पड़ेगा, क्या हमारे पास है cos 2x माइनस का 2 sin 2x, यहाँ पे क्या है sin 2x, और यहाँ पे 2 cos 2x। जिसका काम पड़ा हमने उसको निकाल लिया, ठीक। ये मल्टीपल नहीं है, कॉमन करके, ठीक। cos 2x इंटू cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, 2 कॉमन आएगा आंसर 2। मतलब क्या है, हमने रोल्सकियन की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। CF निकाल लिया, y1 निकाल लिया, y2 निकाल दिया, ये निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या है कि V1 और V2 निकालना है ना, तो V1 की वैल्यू, जो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर जो आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, हमने क्या बताया कि y इक्वल टू V1 Y1 V2 Y2 है। तो हम V2 और V1 और V2 की निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो V1 ने क्या बताया था कि माइनस का y2 RX अपान में रोल्सकियन,
और जो हमने V2 बताया है वो है y1 Rx अपॉन में रोल स्क्वायर y1 y2। ठीक, तो यहाँ से V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का y2 कहाँ पे, माइनस का y2 ये रहा माइनस का साइन 2x। ठीक, और Rx हमारे पास है टेन 2x, नीचे हमारे पास 2 है, उसको बाद में निकालेंगे। B1 और क्या आ जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, साइन ऊपर साइन नीचे, साइन और साइन 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपान में cos 2x, इसको इधर लिखते हैं तो माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x अपान में cos 2x। ठीक, तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/2, 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक 2x और हो जाएगा कॉस हो जाएगा माइनस का cos 2x। ठीक, तो V1 क्या हो जाएगा पास, माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर भेजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉस तो यार कॉस, हाँ ठीक 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 है, cos 2x माइनस का सेक 2x dx यहाँ पे 1/2। इनको आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हो। तो जो हमारा V1 यहाँ से आएगा, तो जो हमारा V1 यहाँ से आ जाएगा, V1 ये हो जाएगा 1/2। ठीक, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x/2। सेक का क्या होता है, लॉग में चला जाता है, लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x। ठीक, ये हमारे पास हो गई। अगर इसको 2 को अंदर भेज दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि इसका भी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, इस हमने V1 निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V2 निकालेंगे, जगह तो कम है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, और V2 निकालना है तो कोई काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, y1 cos 2x है, 1 मिनट करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये रोस्कियन की वैल्यू है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो अब हम निकालते हैं y2 V2 की वैल्यू, V2 कितना आएगी। तो जो V2 हमारे पास क्या है, वो है इंटीग्रल ऑफ क्या, y1 Rx अपान में रोस्कियन y1 y2। ठीक, तो जो V2 हमारे पास है, y1 कितना हमारे पास है, cos 2x और Rx हमारे पास है tan 2x, ये 2 है, तो जो दिया हमने cos 2x sin अपन cos कट जाएगा, बचेगा क्या, sin 2x बचेगा अपान में 2। तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, sin का cos का होता है sin का होता है cos, हो जाएगा cos 2x अपान में 4। ये हमारे पास V2 की भी वैल्यू आ गई। ठीक, माइनस में V1 V2 पता चल चुका है, y1 y2 भी पता है। अब रखिए वैल्यू फटाक से, तो हम ये रहा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो V1 कितना हमारे पास है, sin 2x बाई 4 माइनस का लॉग सेक 2x प्लस का tan 2x बाई 4, ये हुआ, मल्टीप्लाई है y1 से, y1 आपके पास है cos 2x। ठीक, और क्या है, प्लस V2 ये रहा माइनस साइन के साथ, cos 2x बाई 4 माइनस का y2 sin 2x के साथ। ठीक, cos 2x sin 2x बाई 4 sin 2x बाई 4 cos 2x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस का cos 2x बाई 4 लॉग ऑफ सेक 2x प्लस का tan 2x। ये रहा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, नॉर्मल फॉर्म और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसके साथ में हमने कुछ देखा जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, रोस्कियन क्या होती है, सारी चीज़ हमने एक ही वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर मैथ, घर घर मैथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।